उसमें इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है इसको भी मैं आपको बता देता हूं, जरा समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है जैसे एक एटम है, जैसे क्यूब आपने जानते होंगे ना, क्यूब इस तरीके के एक बना देता हूं मैं यहां पे। ये है आपका यूनिट सेल, ठीक। अब इस यूनिट सेल में मान लीजिए कोई एटम यहां पे रखा हुआ है, यूनिट सेल में कोई एक एटम, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं 8 कॉर्नर होते हैं, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर्स होते हैं और आपके कॉर्नर्स विल बी इक्वल टू 8, ठीक। इसकी जो फेजेस होती हैं, आपकी फेज होती हैं वो होती हैं आपकी 6 एंड इसकी एज होती हैं, एज आपकी होती है 12। तो ये क्यूब के बारे में जानकारी थी। तो इसमें जो एक एटम रखा होता है, किस कहीं पर रखा है इसका मतलब नहीं है, तो उस एटम से मान लीजिए इस कॉर्नर पे एटम रखा हुआ है, तो इस एटम से कितने एटम टच हैं, इस एटम से कितने एटम टच हैं, वो टच एटम, नंबर ऑफ टच एटम जो होंगे वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है, ठीक है। तो सिंपल क्यूब में एक एटम से 6 एटम टच होते हैं, 6 अदर एटम टच होते हैं एक एटम से, ठीक। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बीसीसी में एक एटम से 8 एटम टच होते हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गई। इसी तरीके से एफसीसी में 12 आती है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखनी है, क्यूब के बारे में बता दिया मैंने। अच्छा, डिफरेंस क्या रहता है तीनों में? सिंपल क्यूब में एटम्स जो होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे, ठीक है, वो सिंपल क्यूब बन जाएगा आपका। अच्छा, बीसीसी में क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, कॉर्नर्स के अलावा एक बॉडी में एटम प्रेजेंट होता है, उसको बीसीसी बोल देते हैं हम लोग। फेस सेंटर्ड आता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है? इसमें बॉडी पे नहीं होता है, इसमें क्या होता है? कॉर्नर्स पे होते हैं, कॉर्नर्स पे तो तीनों मिलेंगे आपको, ठीक। कॉर्नर्स के अलावा फेस, जो 6 फेजेस होती हैं, उन 6 फेजेस पे रहता है एटम, ठीक है, 6 फेजेस पे रहता है एटम आपका। और कंट्रीब्यूशन की बात करें हम यहाँ पे, तो उसको भी देख लेते हैं जरा। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर्स पे जो कंट्रीब्यूशन रहता है एटम्स का एट कॉर्नर्स, तो एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन रहेगा 1/8 पार्ट ऑफ 1 एटम, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका एटम का कॉर्नर पर। अच्छा, फेस पर कंट्रीब्यूशन रहेगा एट फेस पर कंट्रीब्यूशन रहता है 1/2 पार्ट का, ठीक है। फेस पर 1/2 पार्ट का रहता है, लेकिन बॉडी में, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एटम, ठीक है, एट बॉडी होता है वो 100% बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, पूरा कंप्लीट 1 पार्ट रहता है, 1 पार्ट कंप्लीट, ठीक है। उसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है कि कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन भी याद रखना है, इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चन होता है। तो देखो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये एमसीक्यूज बेस्ड बता रहा हूँ कि इस बार जो आपका 12th का पेपर आने वाला है, ठीक है, ये 12th स्टूडेंट के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन उठाएंगे जिनको आप आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बता दिया, यूनिट सेल बताया। यूनिट सेल होता क्या है एक्चुअली में? स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जिनसे क्रिस्टल लैटिस मिलकर बना होता है, ठीक है ना, या क्या है, जिससे कंपाउंड मिलकर बना होता है, कोई भी स्ट्रक्चर मिलकर बना होता है, उनको यूनिट सेल कहते हैं। तो ये यूनिट सेल के टाइप थे, एटम पर यूनिट बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर बताया, ठीक है, कंट्रीब्यूशन बताया मैंने आपको। उसके बाद में एक चीज और आती है, आपको यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, वॉइड क्या होता है? वॉइड या होल्स, ठीक है। ये वॉइड्स क्या होते हैं? वॉइड वैकेंट स्पेस जो होते हैं, वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है ना, वैकेंट स्पेस। जैसे मान लीजिए 3 एटम इस तरीके से लगे हुए हैं आपस में, ठीक, तो जो बीच में आपका जो गैप बच रहा है, इसी को वॉइड कहते हैं, ठीक है ना, बीच में जो गैप होता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हम बात करें सिंपल क्यूब में क्या होते हैं? 8 एटम इस तरीके से अरेंज रहते हैं, ठीक है। अब ये एटम इससे टच होता है, ये वाला एटम इससे टच होता है, ठीक है ना, ये आपस में टच रहते हैं, ये भी सारे एक दूसरे से। तो क्या रहेगा? बीच में इन 8 को जब एक दूसरे से टच करेंगे तो बीच में कुछ गैप बनेगा, कुछ स्पेस होगा, उसको वॉइड कहते हैं, ठीक है। ये वॉइड यहाँ पे जो है, ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ वॉइड्स। कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 तरीके के वॉइड होते हैं, ये चीज अलग है भाई। यहाँ पे वॉइड आपके 2 तरीके के होते हैं,
दूसरा होता है भाई ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल दो ही तरीके के बॉन्ड होते हैं। अब इनमें भी इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाती है भाई, बॉन्ड्स में भी, बॉन्ड्स में भी बॉन्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाती है। वहां का थोड़ा सा स्पेस रह गया तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ उस चीज को, जो वहां की चीज रहती है बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो टेट्राहेड्रल में आपकी जो बॉन्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है फॉर टेट्राहेड्रल, ये होती है आपकी 4। ध्यान रखेंगे भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा। फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए बॉन्ड की कोऑर्डिनेशन नंबर रहती है 6। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बोर्ड पे जितना मटेरियल आपके लिए लिखा हुआ दिख रहा है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे उनसे कितना एटम टोटल स्पेस का भरा हुआ है उसकी जो परसेंटेज होगी उसको पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जब भी बात करते हैं हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीई, पैकिंग एफिशिएंसी को, ठीक है ना। थोड़ा मार्कर डल चल रहा है, इसको चेंज कर लेता हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी आपकी जो है, यहाँ पे बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूब के लिए, बीसीसी के लिए। देखो यहां से ये क्वेश्चन आपको आता है, बीसीसी के लिए, सिंपल क्यूब के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी की जो वैल्यू होती है आपकी, उन वैल्यूज को आप लिखेंगे 0.524, इसके लिए वैल्यू होती है 0.68, इसके लिए वैल्यू होती है भाई 0.74। ये आप याद कर लेना, इनको रट लेना डायरेक्ट। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूब इज दिस, ठीक है, फॉर बीसीसी, फॉर एफसीसी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को परसेंटेज में, जैसे कि मैंने बताया परसेंटेज होता है टोटल स्पेस का फिल्ड बाय द एटम ऑफ पार्टिकल्स। तो इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 52.4%, ठीक है, ये हो जाएगा 68.0%, ये हो जाएगा 74.0%। तो इस तरीके से आपको परसेंटेज में भी ये लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है ना। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है इनका ये किस तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसको भी मैं बता देता हूं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब और मल्टीप्लाई बाय z। देखेंगे ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे किसके लिए, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। इसको मैं और शॉर्ट में लिख देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल का वॉल्यूम, ठीक है। एटम है, मॉलिक्यूल है, वो स्फीयर लाइक स्फीयर ही होगा ना, जो आपका एटम होगा तो उसका वॉल्यूम होता है, किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम लेते हैं हम, मैथमेटिक्स के बच्चे सारे जानते होंगे, ये 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्यूब क्या है, क्यूब की वॉल्यूम, अगर हमने क्यूब की साइड जो एज लेंथ है a ले लिया हमने तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा भाई a क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो z है आपका, जो z है वो है आपका एटम, मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा सा, हो सकता है यहाँ पे आपका दिख रहा हो। तो यहाँ पे जो z है मैं इधर लिख देता हूं, z जो है आपका वो है एटम पर यूनिट सेल। एटम पर यूनिट सेल है भाई z की वैल्यू, क्या है, एटम पर यूनिट सेल, ठीक है ना। यहाँ पे जो z की वैल्यू एटम पर यूनिट सेल, जैसे कि आपका सिंपल क्यूब के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बीसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एफसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4, ईसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई z इक्वल टू 2। तो ये z की वैल्यू है, ठीक है। आप इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो एसीसी के लिए निकालेंगे, आपने 3 निकाली है तो 3 भी याद रखेंगे, ये पूछता भी नहीं आपसे कभी भी, ठीक है ना। तो ये 3 z की वैल्यू लगा के इनका वॉल्यूम निकाल के, अच्छा a और r का रेशियो और पूछा जाता है भाई, यहाँ पे क्या पूछा जाता है, a और r का रेशियो और पूछा जाता है। उस रेशियो को भी आप इस तरीके से याद रखेंगे, जो रिलेशन होता है a और r के बीच में, सिंपल क्यूब के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए, तीनों के लिए मैं रिलेशन बता देता हूं आपको a और r का। तो देखिए a इक्वल टू होता है या फिर 4r अपॉन रूट 4, 4r अपॉन रूट 3, 4r अपॉन रूट 2, ठीक। तो यहां से रूट 2 लेंगे तो ये तो आ जाएगा 2r
ठीक है, ये बिल्कुल सेम ही रहेगा 4r/√3, ठीक है। इसको हम 2√2r भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2√2r। ये a की वैल्यू है भाई, a की वैल्यू इसके लिए, a की वैल्यू इसके लिए, a की वैल्यू इसके लिए, ठीक है ना। ये तीनों के लिए a की वैल्यू मैंने आपको निकाली हुई है। सिंपल क्यूब के लिए a = 2r आएगा, BCC के लिए a = 4r/√3 लगेगा। ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना, तभी r से r कैंसिल होगी और वो आ जाती है ब्रेकिंग एफिशिएंसी ये, ठीक। और a की वैल्यू FCC के केस में आप ये लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से बहुत आसान चीजें हैं, आप लोग इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका डेंसिटी का फॉर्मूला आता है। डेंसिटी निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की डेंसिटी क्या होती है भाई, इसका एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला, आपको तो सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। या न्यूमेरिकल दे दिया तो मैं भी न्यूमेरिकल दे सकता है इससे, Zm/AQ × Na। ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। यहाँ पे देखेंगे Z क्या है, Z आपका वही जो मैंने आपको समझाया अभी, ये वाला पोर्शन Z। सिंपल क्यूब के लिए Z की वैल्यू क्या होगी 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। Z का तो कोई सेम रहेगा, ठीक। M आपका मोलर मास होगा, M क्या होगा भाई, मोलर मास दे रखा होगा, जैसे कॉपर दे रखा है तो 62 या 63 जो भी वैल्यू है दे रखी होगी, ठीक है। A आपका होगा एज लेंथ, क्या होगा भाई, एज लेंथ ऑफ क्यूब की एज लेंथ होगी, और ये भाई लेनी है आपने सेंटीमीटर में। यहाँ पे बस ये बात याद रखनी है, ए की जो एज लेंथ है आपने एज लेनी है वो सेंटीमीटर में लेनी है, ठीक है। Na क्या है, Na आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है 6 पॉइंट, Na की वैल्यू बता रहा हूं आपको 022 × 10⁻23, ये एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है। Z मैंने आपको बता ही दिया है, Z की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या 4 हो सकती है। ये आपके सिंपल क्यूब के लिए, ये BCC के लिए और ये FCC के लिए, ठीक है ना। तो ये चीजें मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से तैयार कर लें, और मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो गई हैं। थोड़ी सी चीजें और आती हैं, रेडियस रेशियो आता है और आपका एक क्रिस्टल सिस्टम आता है। रेडियस रेशियो और क्रिस्टल सिस्टम दो चीजें और आती हैं, वो भी बहुत सिंपल सी चीजें, वो भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें एक ट्रिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और बाकी बातें करते हैं कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। ओके, थैंक यू सो मच।